आपने देख लिया स्टूडेंट्स, अब बारी आती है प्लास्टिड्स की, ठीक है। और जैसा कि ग्रीन स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर से किसी प्लांट में पाया जाता होगा, तो यहाँ पर देखिए आप ये प्लास्टिड्स, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके बारे में स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, आप देखें, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सुना भी होगा, नहीं सुना तो बात नहीं सुन लो। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, बिल्कुल रट जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। देखो अगर मैं सेल आपके दिमाग से प्लांट है, एनिमल्स में होता है, तो आप देखो ये ग्रीन वाला पार्ट दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो देखो ये मेम्ब्रेन है उसका, और दो लेयर है इसमें, आपको दिख रही होगी बाहर की लेयर और अंदर की लेयर, वो बोला दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें बाहर मेम्ब्रेन के अलावा, इसमें जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है वो एक फ्लूइड है, लिक्विड है बेसिकली, और उसमें आप देखो ये ग्रीन ग्रीन से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड, जिसका मैं अभी आपको बता रहा था, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, जैसे मैं आपको बता रहा था ये मेम्ब्रेन लेयर्स हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं, embedded in a material called the stroma, ठीक है। और ये सब कहां पे होते हैं, एक मटेरियल के बीच में इसको स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये जो व्हाइट व्हाइट लिक्विड मैं आपको बता रहा था वही एक्चुअली स्ट्रोमा है, उसी का नाम है स्ट्रोमा है। तो थोड़ा सा आपको प्लास्टिक बेसिकली क्रोमोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का पता चला होगा कि मेम्ब्रेन होती है दो लेयर वाली, ठीक है। अंदर ये व्हाइट लिक्विड है जिसका नाम है स्ट्रोमा, और इसमें ये मेम्ब्रेन लेयर्स है जो आपको दिखाई दे रही है। दैट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Plastids also have their own DNA and ribosomes like mitochondria. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखा ना कि डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जो कि मेन वाले डीएनए और राइबोसोम से अलग थे, वैसे प्लास्टिड्स के अंदर भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो न्यूक्लियस के अंदर मेन वाला डीएनए था उसका काम था इनहेरिटेंस, ठीक, और उसका ये भी काम था कि पूरा सेल कैसे काम करेगा उसकी इंफॉर्मेशन, पूरा सेल कैसे काम करेगा उसकी इंफॉर्मेशन। प्लास्टिड के अंदर अगर डीएनए है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, तो वो डीएनए सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि वो सेल ऑर्गेनल कैसे काम करेगा। जैसे इसके अंदर जो डीएनए होगा उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगी डीएनए में कि ये प्लास्टिड, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसे काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन रखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे काम करेगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो मेन वाला डीएनए था वो सिर्फ न्यूक्लियस कैसे काम करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, पूरे के पूरे के सेल को कैसे काम करना है उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है। समझ में आ गया आपको। वैसे ही जो मेन वाला राइबोसोम था वो तो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाता है पूरे सेल के लिए, पूरी बॉडी के लिए, लेकिन इसके अंदर अगर राइबोसोम है तो वो प्रोटीन या लिपिड बनाएगा सिर्फ इसके यूज के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है तो वो प्रोटीन और लिपिड बनाएगा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के यूज के लिए। समझ में आया? चलो लेट्स मूव ऑन। प्लास्टिड्स आर यूजुअली स्फेरिकल और डिस्क्वाइडल इन शेप, क्या तो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, या फिर डिस्क टाइप के होते हैं, जैसे ये आपको डिस्क टाइप का लग रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिड्स आर ग्रीन कलर, तो ये जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट वो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये दोनों ग्रीन कलर के होते हैं। अभी इसकी बात चल रही है, ये ग्रीन कलर का होता है जैसा कि आपको दिख रहा है। फंक्शन क्या काम करता है वो आपको शायद पता ही होगा, मैन्युफैक्चर फूड फाइबर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और तो पता है स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है ना, क्या होता है वो प्रोसेस, थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, बाई चांस आपको नहीं पता है तो आपको पता है वो प्लांट जो है वो सनलाइट लेके फूड बनाते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो उस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में इन प्लास्टिड्स का बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, सनलाइट को लेके प्लांट अपना फूड जो है नहीं बना पाएगा। समझ में आ रही बात? किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं क्योंकि उसके कारण ही फूड बनना एंड आल्सो प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट। अच्छा, प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। तो आप सोच सकते हो कि सेल के अंदर कितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर तो होता ही है ना, क्योंकि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं। तो मैं बता रहा हूं प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो आप सोच सकते हैं कि प्लांट के सेल के अंदर कितने लार्ज अमाउंट में ये क्लोरोप्लास्ट होता होगा कि पूरा का पूरा प्लांट ही आपको ग्रीन दिखता है। समझ में आएगा? अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलरफुल प्लास्टिक। जैसे क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का था, ये अलग अलग कलर का प्लास्टिक होता है, इसके बोलते हैं कलरफुल प्लास्टिक। जैसे स्टूडेंट्स प्लांट्स में आपने देखोगे फ्लावर्स होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं, या कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो ग्रीन नहीं बल्कि अलग अलग कलर के होते हैं। अभी फ्लावर्स की बात करते हैं, तो ये लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इन लीव्स में जो सेल्स हैं उन सेल्स में बहुत लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन कलर है। समझ में आ गया? लेकिन जो फ्लावर है वो व्हाइट, येलो या पिंक ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स है, फ्लावर के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रोमोप्लास्ट है। समझ में आ रही बात आपको? अब समझ में आएगा क्रोमोप्लास्ट के कलरफुल होने का क्या इंपॉर्टेंस है। फ्लावर्स में जो आपको अलग अलग कलर दिखता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखता है। लीव्स का जो जनरली ग्रीन कलर दिखता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण दिखता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं स्टूडेंट जिनके लीव भी कलरफुल होते हैं, आपने देखा होंगे डेकोरेशन के लिए काफी यूज करते हैं उनको, तो उनके लीव में ग्रीन की जगह अलग कलर क्यों है वो भी आपको समझ में आएगा, बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट इन दोस लीव्स, राइट? तो फंक्शन क्या है क्रोमोप्लास्ट का? प्रोवाइड्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के साथ भी करता है, राइट? अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो है, अब देखो ये उसका फोटोग्राफ है, ये कलरलेस प्लास्टिक है, ग्रीन कलरफुल एंड दिस कलरलेस और व्हाइट कलर प्लास्टिक, ठीक। इसका रोल क्या होता है? हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। इसका रोल बड़ा सिंपल है, सेल के अंदर ये अवेलेबल है, इसका काम होता है कि ये डिफरेंट चीजों को जैसे स्टार्च, प्रोटीन ये सब कुछ स्टोर कर देता है। सिंपल सा काम, ठीक। याद रख पाएंगे स्टूडेंट्स कि प्लास्टिक तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, और तीनों के बारे में मैंने आपको जो बताया वो आपको याद रहेगा, राइट? पॉइंट स्टूडेंट्स, तो प्लास्टिक भी हमने पढ़ लिया। नाउ वी कम टू द लास्ट सेल ऑर्गेनल दैट वी वांट टू स्टडी, दैट इज वैक्यूल। और वो आप देख सकते हो येलो कलर का पता चल रहा है कि वो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, राइट? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, जो बहुत छोटा है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो बहुत बड़ा है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू नीड टू नो कि प्लांट्स में ये बड़ा है और एनिमल्स में वो छोटा है, ठीक है? पॉइंट स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ खास बात नहीं होता है इसमें। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और जैसा मैं बताया इसके अंदर प्रोटीन या स्टार्च या जो भी लिक्विड टाइप की चीज स्टोर करनी होती है वो इसके अंदर होता है। इट इज सिंपली अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इन प्लांट सेल्स दे आर फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सैप। इसके अंदर जो भी लिक्विड स्टोर होती है उसका बोलते हैं सैप। क्या बोलते हैं? सैप। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड सैप। सैप क्या है? वैक्यूल के अंदर जो भी लिक्विड स्टोर है उसको सैप बोलते हैं। सैप क्या होता है? सैप कंसिस्ट वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। मैंने आपको बताया उसके अंदर जो भी लिक्विड है उसको सैप बोलते हैं। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जनरली आपको याद रखना है। वाटर होता है वेरी इंपॉर्टेंटली, अमीनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है। पूछा जाएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सैप प्रेजेंट इन वैक्यूल ऑफ प्लांट्स, आप बताओगे? वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैक्यूल, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप देख सकते हो यहाँ पे। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप देख सकते हो। वैक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ लिक्विड सॉलिड फिल्ड इन अ मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया जनरली लिक्विड होता है, कभी कभी कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकते हैं।
इन मैच्योर प्लांट सेल्स इट ऑक्युपाइज अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। मतलब जो प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनमें वैक्यूल खास करके बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि सेल के अंदर का 90% तक स्पेस हो सकता है कि वही ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनल्स सिर्फ 10% पार्ट में ही रहता है। ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हो इतना बड़ा होता है कि पूरा स्पेस बीच है ये ऑक्युपाई करता है, तो बाकी जितने ऑर्गेनल्स हैं वो कोने में चले जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच हो गया। अदरवाइज अगर वैक्यूल छोटा होता ना तो न्यूक्लियस जो बीच में नहीं होता, लेकिन वैक्यूल ने पूरी स्पेस ऑक्युपाई कर लिया तो न्यूक्लियस को और बाकी ऑर्गेनल्स को साइड में जाना पड़ता है। सिंपल सी बात है। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल, मतलब सेल को टफनेस प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से सेल थोड़ा टफ हो जाता है, प्लांट का खास है। एनिमल के सेल को उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत ही छोटा होता है। मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। प्लांट सेल के लिए बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो वैक्यूल में स्टोर होती हैं। प्लीज नोट दिस। These include amino acids, sugars and various organic acids and some proteins. ये हमने पहले बात किया है। These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. In single-celled organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. अब वैक्यूल कुछ और फंक्शन देखिए। तो देखो अभी तक जो मैंने आपको वैक्यूल बताया वो बेसिकली प्लांट से रिलेटेड था, क्योंकि उसी में वो बहुत बड़ा होता है, उसी में उसका मेन रोल होता है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल थोड़ा अलग टाइप का भी हो सकता है, उसके थोड़े अलग-अलग टाइप के भी रोल हो सकते हैं। उसी रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको याद होगा अमीबा, याद आ रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसमें भी वैक्यूल होता है। अब देखो, लेकिन इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्यों फूड वैक्यूल बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर फूड है, ये वो फूड है जो अमीबा ने खाया है। तो इस वैक्यूल के अंदर फूड होता है। अब इसको ये थोड़ा अलग टाइप का वैक्यूल है, इसके अंदर लिक्विड नहीं है, राइट? और क्योंकि इसके अंदर फूड है इसलिए इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। हायर क्लासेस में और डिटेल में आप पढ़ोगे कि ये जो फूड वैक्यूल है अमीबा के अंदर वो कैसे फंक्शन करता है। एनीवेज वही यहाँ पे लिखा है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। समझ में आई बात? तो वैक्यूल के अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग टाइप के रोल हो सकते हैं। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ और अलग टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स। उसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, मतलब वहां पे जो वैक्यूल्स होते हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। जो प्लांट वैक्यूल होते हैं उससे अलग होते हैं। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। इसमें जैसे हम बॉडी में फूड लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर है वो टॉयलेट में जाके निकालते हैं, जो एक्सेस सॉलिड सब्सटेंस है वो भी टॉयलेट में जाके निकालते हैं। तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग टाइप के वैक्यूल्स होते हैं जो उनको बॉडी से एक्सेस वाटर निकालने में हेल्प करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर निकालते हैं, वैसे उनमें वैक्यूल्स उस एक्सेस वाटर को निकालने में हेल्प करते हैं, या जो भी एक्सेस फूड है, जो अनवांटेड फूड है, वो उनकी बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं। तो जो एक्सक्रीशन का काम हमारी बॉडी में होता है, उसी काम को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में करने के लिए अलग-अलग टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स मैंने इस स्लाइड में आपको बेसिकली ये बताया कि वैक्यूल्स थोड़े अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, खासकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे मैंने अमीबा की बात की, ठीक है, जहां पे फूड वैक्यूल था। फिर मैंने बताया आपको कि और बहुत टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वाटर और अनवांटेड सब्सटेंस को बॉडी से निकालने में वैक्यूल्स रोल प्ले करते हैं। अभी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, पूरा डिटेल प्रोसेस का आगे क्लासेस में ही देख पाएंगे स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब हमने वैक्यूल भी पढ़ लिया है। देखो सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि सेल वॉल और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होते हैं, बाकी सब दोनों में होते हैं। सबके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर फंक्शन हमने डीपली पढ़े, ठीक है। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा, आपको सब याद करना है। इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है कि याद करने के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बायोलॉजी किसी चैप्टर में ऐसा ही होता है। ऐसे आपको पहले बताया था कि ऐसे ही बहुत ही बड़ा चैप्टर है अपने आप में, हाई क्लास में बहुत और डिटेल में आपको पढ़ोगे, बट अभी इस लेवल के अकॉर्डिंग हमने बहुत चीजें सुना है, राइट? तो स्टूडेंट अब देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल। स्टूडेंट सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ध्यान देंगे नाम पे आप। PRO प्रो कैरियोटिक सेल, एक होता है प्रो कैरियोटिक सेल, ध्यान देंगे। दूसरा होता है यू कैरियोटिक सेल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? प्रो कैरियोटिक सेल, यू कैरियोटिक सेल। प्रो कैरियोटिक सेल, यू कैरियोटिक सेल। तो सेल होते हैं आपको पता है सारे प्लांट्स, एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली उनकी पूरी बॉडी सेल से ही बनी होती है। हमारी भी पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में हर जगह सेल ही सेल है, जहां भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे सेल ही है। जितने भी ये सेल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, प्रो कैरियोटिक सेल एंड यू कैरियोटिक सेल। तो इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। तो प्रो कैरियोटिक सेल के एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया, आर्काई, और यू कैरियोटिक सेल के एग्जांपल है प्लांट सेल, एनिमल सेल। और स्टूडेंट यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको ये पढ़ा गया है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या तो वो प्लांट होते हैं, क्या तो वो एनिमल होते हैं, ये पढ़ाया ना। लेकिन ऐसा सही नहीं है स्पेसिफिकली। आगे आने वाले क्लासेस में और चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम आसपास देखते हैं वो क्या तो प्लांट या एनिमल होते हैं। इन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ना प्लांट की कैटेगरी में आते हैं ना एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। और समझो ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। तो प्लांट के अंदर जो भी सेल्स होते हैं वो प्लांट सेल बोलेंगे, एनिमल के अंदर जो भी सेल्स होते हैं वो एनिमल सेल बोलेंगे। और उन दोनों के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया। तो वो उनके जो सेल्स होते हैं, प्लांट और एनिमल के जो सेल्स होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं, समझ में आएगा। लेकिन जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट या एनिमल कैटेगरी में नहीं आते, जैसे स्टूडेंट्स बैक्टीरिया, आर्काई, इनमें जो सेल्स होते हैं वो इन कैटेगरी में आते हैं, समझ में आएगा। प्रो कैटेगरी ये जो सेल्स होते हैं वो जनरली सिंपल टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, राइट? तो अच्छी बात ये है कि कॉम्प्लिकेटेड वाले हमने पढ़ लिया, ये कभी पढ़ना पड़े तो सिंपल ही होगा, आगे उससे ज्यादा फोकस नहीं है, राइट? तो इनमें और उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूं। ऐसे मैंने आपको बताया ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है? जैसे इनके अंदर कितने सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स, इनमें उतने ऑर्गेनल्स नहीं होते, कंपैरेटिवली कम ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट? इनमें ज्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस देखो, ठीक है, या आप बाकी भी ऑर्गेनल्स देखो, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उन सबके सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर का रीजन जो है वो न्यूक्लियस है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर का जो रीजन है वो प्लास्टिड है। तो हर ऑर्गेनल एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यहाँ पे वैसा नहीं होता। जैसे ये इसका न्यूक्लियस आप देखिए, इसका वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस जो है वो फैला हुआ होता है, फजी टाइप का होता है, बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है कि अच्छा ये मेम्ब्रेन इसके अंदर का रीजन न्यूक्लियस का नहीं। हर ऑर्गेनल के साथ ही होता है, किसी भी ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सब चीजों को लिख लेंगे। इसके जो सेल्स होते हैं उसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया, याद रखिए, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स?
तो आपको समझ में आएगा कि दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये कॉम्प्लिकेटेड, ये सिंपल, प्लांट्स और एनिमल सेल इस कैटेगरी में आते हैं, और ये अलग कैटेगरी होती है, राइट। तो इस वजह से टाइप ऑफ सेल के बारे में थोड़ा समझ में आएगा, आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो लेट अस सी ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एनिमल सेल की, तो आपको पता ही है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है। तो आप सोचो उन सारी एक्टिविटीज के लिए ऐसा तो होता ही होगा ना कि बाहर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको अंदर जाने की जरूरत पड़ती होगी, और अंदर भी कई सारी चीजें होती होंगी जिनको बाहर आने की जरूरत पड़ती होगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है वो हम बेसिकली यहाँ पे देखना चाहते हैं। एंड वो हम सिर्फ एनिमल सेल के लिए देखेंगे, जो हम देखेंगे वो प्लांट सेल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली दो तरीके से होता है, एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन आपको एक्चुअली पता है, जैसे स्टूडेंट्स आप देखो कि अगर ये कंटेनर मेरे पास में वाटर है और इसमें आपने इंक का एक ड्रॉप डाल दिया तो क्या होता है? वो धीरे 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 फैलते 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 पूरे वाटर में फैल जाता है, पूरा वाटर जो है वो ब्लू होता है ना ऐसा। दिस इज एक्चुअली डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि आपने इंक का एक ड्रॉप डाला तो वो छोटे से रीजन में इंक के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस रीजन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंक, राइट स्टूडेंट्स? सही बात। और उसके अराउंड सराउंडिंग का जो रीजन है उसमें तो इंक है नहीं, उसमें तो वाटर है, तो उस रीजन में हम बोल सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ इंक, राइट। अब होता क्या है कि अगर कोई चीज इस तरह से प्रेजेंट है कि कहीं पे उसका हाई कंसंट्रेशन है और कहीं पे उसका लो कंसंट्रेशन है, तो वो चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे वही होगा कि जो इंक है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसलिए वो पूरे वाटर में धीरे धीरे करके स्प्रेड हो जाता है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? तो हम लिख भी सकते हैं कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन व्हिच a solid liquid or gas moves from a region of high concentration to a region of low concentration। समझ में आई बात? तो और ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिक्विड के लिए बताया, वाटर और इंक इन्वॉल्व थे यहाँ पे। जैसे मैं गैस एग्जांपल लूं तो आप ऐसा सोचो कि सपोज मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, उसमें अंदर वैक्यूम है, ठीक है, अंदर मतलब कुछ भी हवा होगा, कुछ भी नहीं। आपने क्या किया कि यहाँ पे एक होल पंच किया और यहाँ पे एक गैस डाली, यहाँ पे होल पंच किया, यहाँ पे दूसरी गैस डाली, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे दूसरे गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी देर में आपको शायद पता ही हो कि ये सब मिक्स हो जाते हैं, दोनों पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। ये डिफ्यूजन है। तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो पहले वो क्या था, पहले यहाँ पे एक तरह के गैस पार्टिकल्स, यहाँ पे दूसरे। तो अगर मैं इन पार्टिकल्स की बात करूं तो यहाँ पे इनका हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे उनका लो कंसंट्रेशन है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे इसका हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे इसका लो कंसंट्रेशन, राइट। तो डिफ्यूजन होगा यहाँ पे। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो ये जो पार्टिकल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना शुरू करते हैं और फाइनली ऐसा सीन आपको दिखता है। और वही चीज यहाँ वाले पार्टिकल्स के साथ भी हुई है, वो मैंने बताया नहीं, बट ऑब्वियसली द सेम प्रोसेस। तो इससे वो गैसेस में डिफ्यूजन होता है, होने को सॉलिड्स में भी होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल किसका देता ही। सपोज करो यहाँ पे क्लासरूम का ग्रीन या ब्लैक बोर्ड है, जो भी, ठीक है, इस पे टीचर चॉक से लिखता है, बताता है, सही है। आप क्या करो, एकदम बोर्ड को साफ करो, ठीक है, और उस पे कुछ भी लिख दो चॉक से। और कब लिखो? जब आपकी स्कूल का हॉलीडे स्टार्ट होने वाला 1-2 महीने के लिए, सपोज समर वेकेशन स्टार्ट हो, तो आपने लास्ट जैसे लिख के छोड़ दिया। अब क्या होगा, आप जब 2 महीने बाद आओगे तो भी आपको लिखा मिलेगा, किसको बनता है, किसी में टाइम। अब आप उसको रब करो, तो आप जब रब करोगे तो आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा अभी भी लिखा हुआ रह जाएगा, कितना भी रब करो थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या हुआ है, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चॉक के जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्यूज होकर बोर्ड के अंदर चले गए, इसलिए आप मिटा नहीं पा रहे हो, वो बोर्ड के अंदर चले चुके। तो दिस इज डिफ्यूजन। सॉलिड्स में भी होता है, बहुत स्लोली होता है, लिक्विड और गैस में फास्ट होता है। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, और हम देखेंगे कि वो सेल्स में कैसे रोल प्ले करता है। जैसे एनिमल सेल की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, राइट। अब देखो ऑक्सीजन इनहेल करने का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन कहां जाता है? तो हमारी बॉडी तो पूरी सेल से ही बनी है, आपको पता है। तो अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो सेल्स को मिल रहा होगा ना, सेल्स ही उसका यूज कर रहे होंगे, राइट। तो होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो सेल्स तक पहुंचता है, सेल के बाहर तो पहुंच गया, राइट। अब देखो अंदर कैसे जाएगा, तो सेल के बाहर ऑक्सीजन पहुंच गया, पार्टिकल्स पहुंच गए, तो बाहर तो हो गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अंदर उतने पार्टिकल्स नहीं होते ऑक्सीजन के, तो अंदर हो गया लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब अंदर की तरफ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जाएंगे, तो इस तरह से ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, डिफ्यूजन होता है थ्रू प्लाज्मा में। फिर अंदर ऑक्सीजन जाता है, फिर वहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो अभी हमारा जानना ये नहीं है। तो आपको समझना है कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हुआ इनसाइड सेल थ्रू डिफ्यूजन। उसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स एक्सहेल करते हैं, तो मतलब हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, तभी तो निकाल रहे हैं ना। तो बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या, बॉडी तो पूरे सेल से बनी है, ठीक है। बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है मतलब सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो बताता हूं क्या होता है यहाँ पे। तो सेल्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और उनमें से कुछ रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो अंदर आप समझ सकते हैं बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स होंगे, बाहर तो है नहीं। तो अंदर हो गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर हो गया लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या होगा, डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बाहर जाएंगे। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप देखो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू डिफ्यूजन। वैसे प्लांट्स में भी होता है, प्लांट के सेल में होता है। प्लांट के सेल की बात करोगे तो उसमें भी ऐसी गैसेस का डिफ्यूजन होता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। फाइन। तो अब बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस भी आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके घरों में होता है। स्टूडेंट्स आपकी मॉम रात को कई बार आलमंड को वाटर में ऐसे भिगो के छोड़ देती होंगी और फिर सुबह तक क्या होता है, आलमंड बड़े हो जाते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। हाँ, अब इस ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो परमिएबल का मतलब होता है समथिंग व्हिच अलाउज मूवमेंट, ठीक है। अब देखो सपोज आपके पास ऐसे पतली सी एक मेम्ब्रेन है, उसमें बहुत छोटे-छोटे होल्स हैं, इधर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे बड़े हर टाइप। क्या आपको लगता है ये सारे पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस साइड आ सकते हैं क्या? नहीं, समझ लोगे कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज होल से छोटा है वो तो इधर आ सकते हैं, लेकिन बड़े वाले नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये कुछ पार्टिकल्स को दूसरी साइड जाने देगा और कुछ को नहीं। तो सेमी परमिएबल का वर्ड मतलब ये है कि परमिएबल फॉर सम पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको आलमंड का केस बताता हूं। तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसा सोचो कि जो आलमंड है, राइट, यहाँ पे उसको बड़ा करके देखना, ऑब्वियसली उसकी जो आउटर लेयर है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। आपने इसको पानी में डाल रखा है तो बाहर तो पानी पानी, पानी के पार्टिकल्स है, पानी पानी। तो क्या होता है कि बाहर तो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, आलमंड के अंदर वो तो ड्राई होता है, उसमें उतना वाटर होता नहीं है, तो अंदर है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे पानी अंदर इंटर करता है वैसे वैसे वो बल्ज होने लगता है, राइट। सो दिस इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आगे बढ़ने से पहले आपको 2-3 टर्म्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या मतलब है? सपोज करो आपने यहाँ ग्लास में थोड़ा वाटर लिया, यहाँ ज्यादा वाटर लिया, ठीक। यहाँ पे बहुत सारा शुगर लिया, उसके बाद सॉल्ट भी ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, तो शुगर की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शुगर लिया, ठीक है, अब डिसॉल्व कर दिया आपने, ठीक। यहाँ पे आपके पास एक सॉल्यूशन बना, वाटर और शुगर का यहाँ भी बना। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और दूसरों चीजों का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है।
जैसे यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वैसा होता है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और दूसरी चीजों का कंसंट्रेशन लो होता है। हम लिख सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। समझ में आ गया आपको बात? बड़ी सिंपल सी बात। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वैसे एक और टर्म आपको समझना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक क्या होता है? सपोज करो कि वन सेकंड मैंने ग्लास लिया, उसमें इस वाला जैसा केस किया, सपोज करो थोड़ा वाटर लिया, बहुत सारा शुगर मिला दिया, ठीक है, ये सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन जो है वो तो सेम टाइप के हो गए ना, दोनों में वाटर कंसंट्रेशन क्या है? सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इन दो सॉल्यूशंस को बोलेंगे आइसोटोनिक टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक है, राइट? वैसे ही अगर मैं एक दूसरा और सॉल्यूशन बनाऊं, जैसे पानी, वाटर जो इसके जितना हो और शुगर भी इसके जितना हो, तो इन दोनों में वाटर का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, तो इन दोनों को आपस में आइसोटोनिक बोलेंगे। आई होप यू गेट दिस। अब बात करते हैं सेल की। सपोज करो यहाँ ग्लास में पास वाटर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब लो कंसंट्रेशन है उसमें वाटर, और यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। दोनों में हम क्या करते हैं कि एक एक सेल डालते हैं। सपोज क्या होगा, इसमें जब आप सेल डालोगे तो देखो सेल के अंदर अपना भी कुछ वाटर पहले से होता है, लेकिन बाहर वाटर कंसंट्रेशन लो है, लो, तो क्या होगा कि सेल के अंदर जो वाटर है वो थ्रू ऑस्मोसिस बाहर आएगा। समझो, थ्रू ऑस्मोसिस वो बाहर आएगा, और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? तो अब यहाँ पे वाटर जब बाहर आता है स्टूडेंट्स, तो सेल के अंदर सामान कम हो गया, राइट? वाटर तो बाहर निकल गया, तो आपका जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। समझ रहे? तो यहाँ पे समझो उसका उल्टा हुआ, यहाँ पे बाहर जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो हाई है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर जाता है, सेल जो है बल्ज हो जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे इसकी और हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वो एक्चुअली इसी प्रोसेस से करते हैं। आप सोच के देखो, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को, तो रूट्स, प्लांट जो है उसकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो रूट्स भी तो सेल से बने हुए हैं, तो इन रूट्स में ऑब्वियसली बहुत सारे छोटे सेल्स हैं, तो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर का मतलब है कि रूट के सेल्स ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, सॉइल में वाटर होता है और आप सोचो यहाँ पे जो वाटर वो इस टाइप का है जिसमें हाई कंसंट्रेशन है वाटर का, राइट? तो हाई कंसंट्रेशन होगा, तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर जो है सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये सेल्स जो है वो बल्ज हो जाते हैं। इस तरह से रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से वाटर। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों से ट्रांसपोर्टेशन होता है